So now we should start our topic. ठीक है ना? So Yes. today topic is chemical mediators of inflammation. तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो इन्फ्लेमेशन है उसका जो शुरुआत हो जाता है, इनिशिएशन होता है ड्यू टू एनी इंजरी. कोई भी इंजरी हो, किसी भी तरह की इंजरी हो, तो इन्फ्लेमेशन के लिए जरूरी है. मगर उस इन्फ्लेमेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स होते हैं. और ये सोच ऐसे डेवलप हुआ कि इन्फ्लेमेशन में केमिकल मीडिएटर्स की भी जरूरत है कि आप जितने भी इंजरी देखेंगे, जितने मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंजरी का टाइप, क्यों हुआ इंजरी, कैसे हुआ इंजरी, चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है. तो फिर वो समझ में आया कि इसमें जो टाइप ऑफ इंजरी है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ ऐसा है जो इसको मीडिएट कर रहा है कि सारे दम जितने भी इसके रिस्पॉन्सेस है वो एकदम स्टीरियोटाइप टाइप का ही आता है, एकदम सेम टाइप का ही आता है. तो वहां से ये सोच डेवलप हुआ कि बॉडी में कुछ ऐसा है जो इन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है. तो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया था उनका नाम था थॉमस लेविस. आप जानते होंगे, जो ट्रिपल रिस्पांस थ्योरी इन्होंने दिया था. और थॉमस लेविस ने ही एच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, जिसको आज हम लोग हिस्टामिन बोलते हैं, है ना, एच लाइक सब्सटेंस का उन्होंने वैसे सोचा था, एच बोला था. उसमें हिस्टामिन नहीं हुआ था डिस्कवर, लेकिन फिर भी एच टर्म दिया था उन्होंने. तो आप आज का समय में तो एच तो हिस्टामिन तो छोड़ो, बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स हो गए जिसको हम लोग जानते हैं, बहुत आगे जानते भी चले जाएंगे. तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसे बहुत सारे हैं ऐसे मीडिएटर्स जिसको डे बाय डे एक्सप्लोर भी हो रहा है, बहुत कुछ हम लोग जान के उसके बारे में जानना भी है. तो रिगार्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपसे कह रहा था कि थॉमस लेविस का बहुत क्रेडिट है इसमें. उन्होंने सबसे पहले एच लाइक सब्सटेंस डिस्कवर किया था. उनका जो वर्क था उसको हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पांस थ्योरी. ठीक है. अब कैसे एक सिंपल डिफिनेशन हो सकता है कि केमिकल मीडिएटर क्या है? एनी मैसेंजर दैट एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, इंफ्लेमेटरी सेल्स और अदर सेल्स एंड कंट्रीब्यूट एन इंफ्लेमेटरी रिस्पांस. कंट्रीब्यूट करते हैं और मीडिएट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इंफ्लेमेटरी रिस्पांस. और ये केमिकल मीडिएटर्स कहाँ मिलेंगे? सेल में भी मिलेंगे और प्लाज्मा में भी मिलेंगे. तो सेल के अंदर या तो पहले से बने होते हैं या बनाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंजरी. कुछ प्री फॉर्म्ड होते हैं, कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं. तो नेचुरली जो प्री फॉर्म्ड होंगे वो इमीडिएट रिस्पांस में काम आएगा, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा वो थोड़ा सा लेट रिएक्शन में काम आएगा, क्योंकि उनको बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है. और जो बने बनाए ग्रेन्यूल्स होते हैं उसका इमीडिएट रिस्पांस मिलता है. अदर देन सेल ये प्लाज्मा में भी होता है. तो प्लाज्मा में इनका प्रेजेंस कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, प्रीकर्सर फॉर्म में होते हैं जिनको एक्टिवेट करना होता है. तो इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, जेल बेगार्ड साहब का बुक में भी है. ये अपने आप में ही एक कंप्लीट पिक्चर है जो केमिकल मीडिएटर को आपको समझा सके. तो जैसा मैं कह रहा था कि सेल के अंदर भी होते हैं, कुछ प्लाज्मा में भी होते हैं. सेल वाले में प्री फॉर्म्ड हो सकता है या न्यूली सिंथेसाइज्ड हो सकता है. तो सेल में जो प्री फॉर्म्ड है वो कौन से? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और लाइसोसोमल एंजाइम. हिस्टामिन तो सबके पास है, सेरोटोनिन आप जानते हो सिर्फ रोडेंट्स में पाया जाता है, और लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो एसिड हाइड्रोलाइसिस हैं, जो प्रोटीजेज हैं, लाइसोसोम्स इनसाइड द सेल, जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको एंजाइम्स. तो ये सारे प्रीफॉर्म हैं. और थोड़ा इसको भी याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिस्टामिन का जो सोर्स है, सोर्स एकदम इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. हिस्टामिन का सोर्स है बेसिकली मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स. बेसोफिल्स. हाँ, सेरोटोनिन का इसलिए यूजुअली नहीं पूछा जाता है कि हम लोगों में नहीं होते, ये रोडेंट्स में पाया जाता है. और लाइसोसोम सब जानते हैं फैगोसिटिक सेल्स में होगा, न्यूट्रोफिल्स में होगा, मैक्रोफेजेस में होगा. ठीक है. तो ये तीन एग्जांपल ऐसे हैं जो प्री फॉर्म्ड हैं और ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इनसाइड द साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, मास्ट सेल्स में हो, बेसोफिल्स में हो, प्लेटलेट्स में हो या फैगोसिटिक सेल्स में. इसके अलावा कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिकोट्रायंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस है. उसको हम लोग देखेंगे. तो प्रोस्टाग्लैंडिन कोई भी लिकोसाइट से बन सकता है, इवन प्लेटलेट से ही बन सकता है. लिकोट्रायंस लिकोसाइट्स में बनते हैं. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी किसी भी लिकोसाइट से बन जाएगा. मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है ऑलमोस्ट सारे डब्ल्यूबीसी बनाने की क्षमता रखता है. नाइट्रिक ऑक्साइड मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल में बनते हैं. और साइटोकाइंस यहाँ पे आपने लिखा हुआ है लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, लेकिन साइटोकाइन का जो टर्मिनोलॉजी देखो, साइटोकाइंस मतलब सेल से निकलने वाले. तो ये किसी भी सेल से बनता है. ऐसा नहीं है कि साइटोकाइन सिर्फ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज से बनेगा. कोई भी सेल साइटोकाइन रिलीज करने का क्षमता रखता है.
लेकिन जो इम्पोर्टेंट साइटोकाइंस हैं उसके लिए एग्जांपल है आपका लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज। लेकिन साइटोकाइंस कहीं भी बनते हैं, लिम्फोसाइट से बनेगा तो लिम्फोकाइंस बोलते हैं, मोनोसाइट या मैक्रोफेज से बनेगा तो मोनोकाइंस बोलते हैं। और साइटोकाइंस इन जनरल टर्म है, ब्रॉड टर्म है, किसी भी सेल से निकलने वाले केमिकल मीडिएटर्स को साइटोकाइंस ही बोलते हैं। और सेकेंड पोर्शन जो इसका प्लाज्मा वाला है, जिसका मेजर सोर्स लीवर जरूर है, मेजर सोर्स है, सारे के सारे लीवर में नहीं बनते लेकिन ये मेजर सोर्स है। तो ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 वाला है जिसका हेजमैन फैक्टर बोलते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये जो सीरम प्रोटीन्स हैं उसको C1 to C9 की तरह हम लोग नोमेनक्लेचर है। और पहले किताबों में देखोगे 20 टाइप्स के थे, आजकल ये 30 टाइप से कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो फैक्टर 12 वाला है वो बेसिकली काइनिन सिस्टम और कोगुलेटिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हैजबिन फैक्टर एक्टिवेट करता है काइनिन सिस्टम को, जिसमें मेजर है ब्रेडिकाइनिन, और कोगुलेशन सिस्टम जिसमें जो हम लोग करते हैं तो फिब्रिन फॉर्मेशन या फिब्रोलाइटिक, दोनों चीजें, कोगुलेशन भी है फिब्रोलाइसिस भी है। कोगुलेशन के लिए फिब्रिन चाहिए प्लस फिब्रोलाइसिस यानी फिब्रोलाइटिक प्रॉपर्टी भी, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लॉट को बनाना भी, प्लॉट को तोड़ना भी, दोनों काम ये करना। हाँ, दोनों ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे मेजर जो क्लॉटिंग फैक्टर है और इनएक्टिव फॉर्म में है आपका 12 वाला, वो बाद में एक्टिवेट हो जाता है किसी वजह से, तब ये सारी चीजें बनने लगते हैं। और सेकेंड वाला है कॉम्प्लीमेंट्स, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप, चर्चा भी करेंगे हम लोग। तो इन तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीजेस। थ्री इंटर रिलेटेड या थ्री इंटर कोरिलेटेड जो ये फैक्टर्स हैं, काइनिन सिस्टम वाला हो गया, कोगुलेशन सिस्टम वाला हो गया, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला हो गया, इसको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीजेस में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके थोड़ा डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले ये वेजो एक्टिव एमीन्स, इसमें क्या है, सेरोटोनिन है, ये जो था ना आपका ये वाला सेरोटोनिन और हिस्टामिन, इसी को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन एमाइंस है, अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो सेरोटोनिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्टामिन आप जानते हो मासल से बनता है, और नहीं भी जानते तो इसमें लिखा हुआ है, इसको अपने याद कर लेना, मासल जैसे चीजों से बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, एमिनो एसिड से बनता है। कौन सा एमिनो एसिड, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के पास है, हिस्टिडीन को ब्रेक करता है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम मासल्स वेसिकल्स में ही पाए जाते हैं, इसीलिए वहीं पे हिस्टामिन बनता है। तो प्रिकर्सर हो गया हिस्टिडीन, और एंजाइम जरूरी हो गया हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, अपने आप में ही ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन का सोर्स हिस्टिडीन, एंजाइम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, कहाँ पाए जाएंगे, तो मासल्स बेसिफिल प्लेटलेट्स ऐसे में पाए जाएंगे। ठीक है, सेरोटोनिन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोडेंट से पाए जाते हैं। रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, दोनों का एक ही काम है। तो एक पहला तो यह है कि इमीडिएट एक्टिव फेज में काम करेगा, क्योंकि ये प्रीफॉर्म्ड है, इमीडिएट जो रिएक्शन होते हैं उसमें उसका काम होता है। काम क्या होता है, वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाना और वेजोडाइलेटेशन, छूट गया है उल्टा लिखा है, वेजोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में रोल है। ठीक है, तो हिस्टामिन से पेन नहीं होता, हिस्टामिन से रेडनेस होगा, जिसे एलर्जी में जानते हो ना, हिस्टामिन का मेन रोल है। तो एलर्जी में कोई ऐसा पेन नहीं होता, ईचिंग होते हैं, रेडनेस होता है। तो हिस्टामिन पेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन के लिए बेसिकली ब्रेडिकाइनिन इंपॉर्टेंट होता है। और जो वहाँ पे जो एडिमेटस स्वेलिंग होता है वो नर्व एंडिंग पर प्रेशर डालता है, इसके वजह से पेन होता है। हिस्टामिन से पेन नहीं होता, हिस्टामिन से ईचिंग होता है, और वेजोडाइलेटेशन की वजह से वहाँ रेडनेस होगा, और वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से एडिमेटस हो जाएगा, तो स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, ईचिंग होगा, ये सब चीज हिस्टामिन अपने स्तर पे कर लेता है। ये जो दूसरा वाला जो मैं कह रहा था प्लाज्मा प्रोटीजेस, ये थ्री इंटर रिलेटेड सिस्टम जो है, कॉम्प्लीमेंट, काइनिन और क्लॉटिंग सिस्टम, क्लॉटिंग को फिब्रोलाइटिक सिस्टम भी बोलते हैं, ये तीनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे एक करके देख ले ब्रीफ में। तो रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जानते हो, ये सीरम प्रोटीन है, सीरम में पाए जाने वाले 30 टाइप्स के प्रोटीन है, C1 से C9 तक इसका नोमेनक्लेचर है। अब इसका रोल क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको एक्टिवेट होना हो तभी जाके काम करेंगे। इम्यून सिस्टम में इसका रोल है, इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है। इसको एक्टिवेट होने के लिए या तो क्लासिकल पाथवे के थ्रू हो या अल्टरनेट पाथवे के थ्रू हो। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्लासिकल पाथवे है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होता है। लेस इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल एंडोटॉक्सिन्स या उसके सरफेस पे पाए जाने वाले जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उसके संपर्क में अल्टरनेट पाथवे शुरू होता है, और इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से क्लासिकल पाथवे शुरू होता है। कोई पूछे दोनों पाथवे में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिकल पाथवे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एक्टिवेशन होता है बड़ा रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, और ये अल्टरनेट वाला बहुत स्लो है। एक चीज आप यहाँ पे और याद रखो कि मैं कह रहा हूँ कि
अल्टरनेट पाथवे में माइक्रोबियल एंडोटॉक्सिन्स या उसके सरफेस का रोल है। तो क्या है कि हमेशा हम लोग जब भी खाते पीते कुछ भी करते हैं तो बैक्टीरिया तो आपके अंदर जा ही रहा है, तो इसका मतलब अल्टरनेट पाथवे हमेशा एक्टिवेट होता ही रहता है। तो ये जो इसमें जो पहला कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है ना, C3, तो C3 का एक्टिवेशन होता ही रहेगा, बनते ही रहेंगे, थोड़े थोड़े मात्रा में एक्टिवेट होते ही रहता है, लेकिन उसको शरीर से हटा दिया जाता है बाय हेल्प ऑफ फैक्टर H एंड फैक्टर I। याद रखिएगा, जो थोड़े बहुत C3 का एक्टिवेशन यूजुअली आपके शरीर में हो रहा है, मतलब परमानेंट परमानेंट प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, चलता ही रहता है, तो उससे आपको हानि इसलिए नहीं होता कि उस एक्टिवेटेड C3 को हटाने के लिए बॉडी में फैक्टर है, फैक्टर H एंड फैक्टर I, और जब भी काम करेगा तो दोनों मिलके ही करते हैं, फैक्टर H एंड I मिलके ही करते हैं। अकेला ना फैक्टर H कुछ कर सकता है ना फैक्टर I कुछ कर सकता है, फैक्टर H को काम करने के लिए फैक्टर I की जरूरत है। तो ये बनते हैं मिटते रहते हैं, ये प्रक्रिया स्लो है, इसलिए अल्टरनेट पाथवे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लासिकल पाथवे बड़ा फास्ट है, रैपिड है। पाथवे चाहे जो भी हो, फाइनली एक कॉमन पाथवे पे हो आके मर्ज करते हैं, और आगे का जो उनका जर्नी है कॉमन पाथवे से ही है, उसको इस डायग्राम में देखेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन दो तरीके से होगा, ये ऊपर वाला है क्लासिकल पाथवे, नीचे वाला है अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से होते हैं जिसमें C1 सबसे पहले एक्टिवेट होता है। अल्टरनेट पाथवे में माइक्रोबियल सरफेस से होता है जिसमें C3 सबसे पहले एक्टिवेट होता है। मैं आपसे कह रहा था ये होता ही रहता है, C3 भी बनते ही रहेंगे, ये C3 भी को न्यूट्रलाइज कर देता है फैक्टर H एंड I। अगर फैक्टर H एंड I काम नहीं करेगा, इसको मिल जाएगा मदद फैक्टर B का, और उसको हेल्प मिल जाएगा फैक्टर डी का, जैसे H और I मिलकर काम करते हैं ना हटाने के लिए, वैसे इसको बढ़ाने के लिए फैक्टर बी एंड डी एक मिलकर काम करते हैं। तो C3B को अगर हेल्प मिल गया फैक्टर बी एंड डी का, तो ये फाइनली C3 कन्वर्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। C3 कन्वर्टेज क्या है कि C3 कॉम्प्लीमेंट को आगे एक्टिवेट कराना। पूरी कॉम्प्लीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपके शरीर में है वो C3 है, और उसके बाद C, हाँ हेलो, 5। हाँ तो एक क्लास कल के लिए रख लो ना, फ्री हो तो, कल फ्री हो, कल फ्री हो, हाँ तो एक क्लास में भेज दूंगा आपका व्हाट्सएप में, है ना, पीजी वाला कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि C3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट है और सबसे ज्यादा भी है बॉडी में, उसके बाद है C5 का इंपॉर्टेंट, C3 और C5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन C3 को कन्वर्ट होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए C3 कन्वर्टेज की जरूरत है। तो अगर क्लास अल्टरनेट पाथवे से जाओगे तो उसको कौन सा है ये कन्वर्टेज का क्या होगा फॉर्मूला, C3 स्मॉल बी कैपिटल बी, बी हाँ ये हो गया स्मॉल C3 बी। कन्वर्टेज अगर आप जाते हैं अल्टरनेट पाथवे से। और अगर आप जाते हो क्लासिकल पाथवे से तो पहला है C1 एक्टिवेट होता है, और ये C4 एंड C2 को एक्टिवेट करके फाइनली जो C3 कन्वर्टेज बनाता है, ये भी C3 कन्वर्टेज है, ये भी C3 कन्वर्टेज है, ये अल्टरनेट पाथवे का ये है, और ये है आपका क्लासिकल पाथवे का। इसमें क्लासिकल लिखा हुआ है पाथ। C4B2A, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, ये C4B2B होना चाहिए था, 2A नहीं 2B होना चाहिए था, ये थोड़ा पुराना है मुझे लगता है फोटोग्राफ, आजकल C4B2B हो गया। तो क्लासिकल पाथवे का जो C3 कन्वर्टेज है C4B2B है, और इसका ये है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ C3 कन्वर्टेज, चाहे इस रूट से हो या इस रूट से हो, जो C3 है ये मेन कॉम्प्लीमेंट, इसको एक्टिवेट कर देता है C3A में और C3B में। अब इस दोनों में C3B मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये C3B फाइनली C5 कन्वर्टेज बनाता है, अभी C3 कन्वर्टेज था, अब C5B कन्वर्टेज बनेगा, इसका ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला है। क्लासिकल पाथवे का C5 कन्वर्टेज ये है, इसका C5 कन्वर्टेज ये है। अब जब ये कन्वर्टेज ऐड करेंगे C5A में, तो फिर ये C5A और C5B बनता है। C5B एक कैस्केड रिएक्शन है, चेन ऑफ रिएक्शन है, तो उसमें C5B, C7, C8, C9 सब एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, सब एक्टिवेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं C5B डॉट 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 9, ये लिखा हुआ है, C5 से 9 लिख दिया है, इसको होना चाहिए C5B डॉट 9, बी छूट गया इसमें, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं MAC, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसका चर्चा मैंने आपको किया था उसमें इम्यूनोपैथोलॉजी जब हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आप जान बहुत सारे इसमें चीजें जानते हो, और थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर दूं कि ये रिगार्डिंग ये पाथवे, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें एक्टिवेशन सबसे पहले C1 का होता है, अल्टरनेट पाथवे में सबसे पहले C3 का होता है। याद रखिएगा कि C3 सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली कंसंट्रेटेड कॉम्प्लीमेंट है,
ठीक है। उसके बाद C5 का नंबर आता है, याद रखिएगा ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है। C5b to 9 उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। बाकी जो चीजें C5a है, C3 है, या जो C3b है, ये है, उसके भी अपने रोल है, लेकिन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। ये जिसके पीछे लग जाता है ना, हेलो सर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड से क्या मतलब है इसका? C3 का अमाउंट बॉडी में अमाउंट सबसे ज्यादा है C3 का। अच्छा। जैसे इम्यूनोग्लोबिन बोलता है ना कौन सबसे ज्यादा है, तो आप बोलते हो IgG है, वैसे ये C3 सबसे जी ज्यादा है, तो ज्यादा ही नहीं इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। ठीक है ना। और उसके ओके बाद नंबर आता है C5b का। जैसे आपसे कोई पूछे साइटोकाइन सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, तो इंटरल्यूकिन 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, TNF सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से C3 C5 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव एकदम तय है, ठीक। इसका ये वाला पोर्शन याद रखिएगा C1, इसका याद रखिएगा C3, इसका कैसे स्टिमुलेट होता है ये याद रखिएगा, ये कैसे एक्टिवेट होता है ये याद रखिएगा, और ये MSC जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और जिसके पीछे ए लग जाता है ना, वो सब कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टी हो जाता है, कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टी हो जाता है। अब बी वाले क्या हो जाते हैं, ऑप्सोनिन वाला प्रॉपर्टी हो जाता है, ऑप्सोनाइजेशन का काम, फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करने लगता है। तो ये जैसे C3A C5B है, इसको आपने वहां भी देखा था मार्शल्स वाले में, रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मार्शल्स, इन्फ्लेमेशन में रोल है बेसिकली, ठीक है। C3B देखे, C3B जो है या C5B है, वो ऑप्सोनिन हो जाता है, ठीक है। और ये कीमोटैक्सी 5 है, ये कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक। और C5B से लेकर 9 तक क्या है, मैक। तो मैं कह रहा था बी होना चाहिए, C5B होना चाहिए। इस डायग्राम में सिर्फ C5 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हाँ, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। तो C5B से लेकर 9 C5B9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। इसका सीधा सीधा काम है साइटोटॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी है, सेल को किल कर देता है। अब हम लोग आ रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीजेज वाले में, और उसका जो दूसरा पोर्शन है काइनिन और क्लॉटिंग सिस्टम वाला, कॉम्प्लीमेंट को हमने पढ़ लिया, ये दूसरा वाला है। तो जैसे मैं कह रहा था कि शुरुआत इसका कैसे होता है, सबसे पहले हेजमैन फैक्टर जो फैक्टर 12 क्लॉटिंग फैक्टर है, उसका एक्टिवेशन जरूरी है। तो कैसे एक्टिवेट होता है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन बेसल मेम्ब्रेन या एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, इसके इफेक्ट से ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद हेजमैन फैक्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो ए साइड में लगा देते हैं, उसका मतलब होता है एक्टिवेटेड फैक्टर। ये एक्टिवेटेड फैक्टर का दो रोल है, एक इस रूट में और एक इस रूट में। इस रूट को काइनिन सिस्टम वाला काम कर रहा है, और ये क्लॉटिंग सिस्टम वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये काइनिन सिस्टम में जाता है तो इतना लंबा चौड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जानिए कि काइनिन सिस्टम में फाइनली ये कैलिक्रीन बनाता है, जो कि ब्रेडिकाइनिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HMW के क्या है, हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजेन है ये, उसको अंडर द इफेक्ट ऑफ कैलिक्रिन ब्रेडिकाइनिन बनता है, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन। इधर से जब जाएगा तो क्लॉटिंग का रोल प्ले कर रहा है, क्लॉटिंग। आप जानते हो कि फाइनली 12A एक्टिवेट करेगा 11 को, 11 करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, और थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनाता है, जो कि क्लॉट के लिए जरूरी है। इधर क्लॉटिंग है, 12A से बना 11A, 11A से बना 2A जिसको थ्रोम्बिन बोलते हैं, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनाता है, जो कि क्लॉट के लिए जरूरी है। इधर था काइनिन सिस्टम। ये जो मामला है ये क्लॉटिंग का नहीं है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम है, ये क्लॉटिंग सिस्टम का हिस्सा है। क्लॉटिंग हो रहा है इधर, इधर हो रहा है ब्रेडिकाइनिन, काइनिन का फॉर्मेशन, और यही कैलिकरिन बाद में फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यही कैलिकरिन प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन बनाता है, और यही प्लाज्मिन फैब्रिन को ब्रेक डाउन कर देता है। जो फिब्रिन जरूरी था क्लॉट के लिए ना, उसी फिब्रिन को तोड़ देता है प्लाज्मिन, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सिस्टम को इसीलिए दोनों चीज बोलते हैं, क्लॉटिंग एंड फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। फिब्रिलाइसिंग हो रहा है यानी क्लॉटिंग को तोड़ भी रहा है और क्लॉटिंग कर भी रहा है। तो कर कौन रहा है, फिब्रिनोजेन अंडर द इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन, तोड़ रहा है प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिन का सीधा सीधा प्रॉपर्टी होता है फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी, ये फिब्रिन को तोड़ देगा और क्लॉट को बनने नहीं देगा, ठीक है। प्लाज्मिन का एक और काम ये भी है कि कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट भी करता है, लेकिन फिलहाल ये प्लाज्मिन का मेजर रोल ये है, फिब्रिन को तोड़ना, फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी। तो काइनिन सिस्टम मैंने बताया कि ज्यादा वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे याद रखिएगा कैलिकरिन कन्वर्ट हो जाता है ब्रेडिकाइनिन में। अब ब्रेडिकाइनिन बाई केमिकल नेचर क्या है, नैनोपेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड्स का बना हुआ ब्लड वेसल्स पे काम करने वाला केमिकल, वेजो एक्टिव यानी ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, एक 9 अमीनो एसिड्स का बना हुआ केमिकल स्ट्रक्चर है। ये वेजो डायलेटर है, इसका रोल ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है आपका, हिस्टामिन की तरह है। वेजो डायलेटर है, वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स जो आप पढ़ चुके
हिस्टामिन वाले में, लेकिन यहाँ पे पेन होता है। ब्रेडिकाइनिन पेन प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन इचिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इतना जरूरी है, नीचे बस ज्यादा जरूरी नहीं। अब क्लॉटिंग सिस्टम उधर आप देख ही चुके हैं, वही चीज है यहाँ पे। हेजमैन फैक्टर के एक्टिवेशन से फाइनली थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिर इनको फिब्रिन में, और फिब्रिन का एक और भी रोल है कि कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टी क्या है। प्लाज्मिन्स जरूरी है फिब्रिन क्लॉट्स को लाइज करने के लिए, यानी ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना फिब्रोलाइटिक सिस्टम, उसमें मेजर रोल किसका है, प्लाज्मिन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इतना याद रखना थ्रोम्बिन फिर को फिब्रिन बनाता है जो कि क्लॉट बनाता है, और प्लाज्मिन क्लॉट को तोड़ता है, ठीक है। अब ये शुरू में हम देख रहे हैं कि सारा का सोर्स क्या है, हेजमैन फैक्टर। सारा का सोर्स क्या है, हेजमैन फैक्टर। हैगमैन उसी का फैक्टर। है, उसी का है, थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। एक कोगुलेशन में भी इसका रोल है, फिब्रिलेटिंग में भी रोल है, पेन ब्रेडिकाइनिन में रोल है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में रोल है। तो ये तो सिंपल है, उधर आप देख लीजिए। अब ये दूसरा सबसे जरूरी है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यही सा आता है, एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ए मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो क्या है कि बॉडी के जितने भी सेल्स है वो आज तो कल टूटेंगे ही, मरेंगे, सबका अपना लाइफ है। या तो अपने आप ही टूटे, या किसी इंजरी की वजह से कोई ऐसा चेंजेज हो कि वो सेल टूट जाए, यानी नेक्रोसिस हो जाए, या सोमेटिक डेथ हो जाए, या एपोटोसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब सेल मेम्ब्रेन टूटेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलाइपेज एंजाइम के अंडर में कन्वर्ट होके फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड्स फाइनली कन्वर्ट होता है एरिकिडोनिक एसिड में। तो एरिकिडोनिक एसिड का सोर्स हो गया फॉस्फोलिपिड, अब फॉस्फोलिपिड का सोर्स यहाँ पर हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एरिकिडोनिक कैसा है, 20 कार्बन का बना हुआ, जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स होंगे, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनोलेनिक एसिड है इसका सोर्स, ठीक है। बाय कन्वर्स इसको ऐसे बना सकते हैं, डाइट से भी बनता है बाय लिनोलेनिक एसिड, या आपका सेल टूट के ही बन सकता है, या खाने के थ्रू भी एरिकोडोनिक एसिड जा सकता है। तो खाने के थ्रू जाएगा तो लिनोलेनिक एसिड एरिकोडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि लिनोलेनिक एसिड भी 4 डबल बॉन्ड्स वाला पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। एरिकोडोनिक एसिड क्या है कि 20 कार्बन का पॉली अनसैचुरेटेड है, उसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब इस एरिकोडोनिक एसिड पे दो तरह के एंजाइम्स काम करते हैं, कॉक्स एंड लॉक्स। कॉक्स वन साइक्लोऑक्सीजिनेज, ये दो तरह के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, और एक होता है लाइपोऑक्सीजिनेज यानी लॉक्स। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे में दोनों कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों ही काम करते हैं, और लाइपोऑक्सीजिनेज में लॉक्स एंजाइम काम करेगा। इस डायग्राम में इसको पहले समझ लो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होते ही होते हैं, तो फॉस्फोलाइपेज के इफेक्ट से बनाएगा एरिकिडोनिक एसिड, और इफेक्ट ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 कन्वर्ट इनटू एरिकिडोनिक एसिड। अब ये एरिकिडोनिक एसिड का दो फेट है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज का इफेक्ट में होगा तो इधर जाएगा। 5 लाइपोऑक्सीजिनेज, ये सिर्फ लाइपोऑक्सीजिनेज नहीं है, याद रखिएगा 5 लाइपोऑक्सीजिनेज। अदर लाइपोऑक्सीजिनेज होंगे तो कुछ और बना देगा, 2 1 2 3 4 लाइपोऑक्सीजिनेज होगा तो कुछ और बनेंगे, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट लाइपोऑक्सीजिनेज है 5 लॉक्स है। 5 लॉक्स के इफेक्ट से ये इस रास्ता चलेगा। जब कॉक्स के रास्ते जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन, टाइम कम हो जाए तो मैं दोबारा जोड़ दूंगा आपको, ठीक है, टाइम दिखा रहा है कम। जी सर। प्रोस्टाग्लैंडिन H2, प्रोस्टासाइक्लिन जिसको PGI2 बोलते हैं, थ्रोम्बेक्सिन बनाएगा, और फाइनली ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है वो कन्वर्ट हो जाता है D2 E2 और F2 अल्फा में। यही H2 कन्वर्ट होता है प्रोस्टासाइक्लिन में भी और थ्रोम्बेक्सिन में भी, और यही H2 कन्वर्ट हो जाता है मेजर प्रोस्टाग्लैंडिन में D2 E2 F2। इसमें D2 थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, E2 F2 अल्फा ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले इधर वाला ही कर लेते हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन क्या है, वेजोडाइलेटर है और इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसको देखो, प्रोस्टासाइक्लिन क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है और इनहिबिशन नहीं, एग्रीगेशन नहीं होने दे रहा है प्लेटलेट का। इसका ठीक अपोजिट काम करता है थ्रोम्बेक्सिन, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का करता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को उल्टा काम करता है। प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बेक्सिन एक दूसरे के रिवर्स एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। और ये तीसरा पाथवे है D2 E2 F2 अल्फा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जो बॉडी में पाए जाते हैं और बेसिकली वेजोडाइलेटेशन एडिमा कॉज करता है। यहाँ पे याद रखिएगा इन सब का सोर्स H2 है। इधर जाने से पहले मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि अगर आप चाहते हैं सब चीज नहीं बनने शरीर में, ये मेरा रुक जाए, तो या तो आप यहीं पे एरिकिडोनिक एसिड नहीं बनने देंगे, या फिर आप चाहोगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देंगे। तो अगर यहीं पे रोक देंगे
तो फिर आपका ल्यूकोट्रायंस भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे रोकेंगे तो सिर्फ ये नहीं बनेगा लेकिन ये बनेगा, ठीक है। तो अगर यहीं पे रोकना है तो कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाते हो, जैसे बेटनोसोल या डेक्सोना, उसको खाइएगा जब खाते हैं पेन किलर के रूप में, तो ना ये बनेगा ना ये बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप एस्पिरिन या इंडोमेथासिन खाते हैं तो सिर्फ ये नहीं बनेगा लेकिन ये बनेगा। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मान लो आपने ये वाला गोली नहीं खाया, कोई अस्थमा वाला पेशेंट है मान लीजिए, ठीक है, अस्थमेटिक है, उसको अस्थमा है, तो यूजुअली बोलते हैं कि आप हमेशा पैरासीटामोल खाओ, ये सब नहीं खाना चाहिए। पैरासीटामोल खा सकते हैं, एस्पिरिन वगैरह नहीं खाना चाहिए। पेन किलर में उनको सिर्फ पैरासीटामोल एडवाइस है, एस्पिरिन क्रोसिन वगैरह, ये एस्पिरिन जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अदर देन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो क्या होगा, ऐसा कोई पेन किलर जो साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करेगा, तो अगर इस रास्ते को हमने बंद कर दिया तो सारा का सारा एरिकिडोनेक्टिन किस रास्ते चला जाएगा, इस रास्ते चला जाएगा, ठीक है। यहीं पे ब्लॉक कर देते तो यही नहीं बनता, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यहाँ अगर आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा इधर चला जाएगा। इसीलिए ऐसे एस्थमेटिक पेशेंट पे या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाने दीजिए या फिर इधर वाले में सिर्फ पैरासीटामोल खाने दीजिए, ये मत खाने। तो सारा इस रूट में जाएगा। इस रूट में जाने का मतलब ल्यूकोट्रायंस बनेंगे। तो जब ल्यूकोट्रायंस बनाता है तो उसका एक काम होता है ब्रोंकोस्पाज्म। तो पहले से ही वो अस्थमेटिक है, उसके बाद उसका ब्रोंकोस्पाज्म आप और करा देंगे, इसलिए कि बहुत ज्यादा एरिथ्रोमेटिक, बहुत ज्यादा ल्यूकोट्रायंस बनाएगा, तो और ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो मर भी जाएगा, एकदम इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखें। अब इधर आइए, 5 ब्लॉक्स के एक्शन से एरिथ्रोमेटिक बन रहा है 5-HPETE। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। अब ये 5-HPETE फाइनली बनाता है A4, लिकोट्राइन A4, और ये A4 दो रास्ते जा सकता है, B4 की तरफ या CTE की तरफ। दोनों के लिए अलग अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एक एंजाइम होगा तो ये लिकोट्राइन B4 होगा, जो दूसरा तरह का होगा तो C4 होगा। C4 फिर T4 बनाता है, फिर E4 बनाता है। तो ये जो B4 है उसका काम है कीमोटैक्सिस, लेकिन CDE वाला जो है उसका काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज परमेबिलिटी। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं और जो लिकोट्रायंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है वेजोडाइलेटेशन, इसका काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकोस्पाज्म। लिकोट्रायंस ब्रोंकाई को कांटेक्ट करा देता है। हवा हम लोग अगर खा ले तो ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है कि हमारा ब्रोंकाई ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रोंकोस्पाज्म हो भी जाए एस्पिरिन खाने से तो पता नहीं चलता, लेकिन जो एस्थमेटिक वाले हैं उनको एकदम तुरंत इमरजेंसी कंडीशन में। दूसरा चीज ये है कि इसमें एक फोटो में छूट रहा है, जैसे इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का एक होता है ना, तो एंटागोनिस्ट फॉर्म वर्जन, उसी तरीके से लिकोट्रायंस का एक एंटागोनिस्ट होता है, उसको बोलते हैं लाइपोक्सिन। जो काम लिकोट्रायंस कर रहा है उसका उल्टा बनाता है लाइपोक्सिन, उसको उल्टा काम करता है। यहाँ से एक और जाना चाहिए था एरो, जो बनाना चाहिए था लाइपोक्सिन, ठीक है। तो लाइपोक्सिन्स आर एंटागोनिस्ट ऑफ लिकोट्रायंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर एंटागोनिस्ट ऑफ थ्रोम्बोक्सिन। तो नेचर ने सबको बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरह का बना रखा है, ठीक है। तो इसे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको ध्यान देना, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स जब खाओगे तो ना ये रास्ते जाओगे ना ये रास्ते जाओगे, जब एस्पिरिन खाओगे तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ये रास्ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, एस्पिरिन अगर हमने लिया तो फिर क्या नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, और अगर स्टेरॉइड ले लिया तो क्या नहीं बनेगा, ना ये बनेगा ना ये बनेगा। ल्यूकोट्रायंस। हाँ, तो अस्थमेटिक वालों के लिए सबसे अच्छा स्टेरॉइड ही होता है। स्टेरॉइड यूजुअली नहीं खाते हैं हम लोग, क्यों, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट ज्यादातर ओल्ड एज वाले होते हैं, तो थोड़ा खा भी ले तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, तो स्टेरॉइड प्रेफर करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर पैरासीटामोल, ठीक है। उधर बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये सब चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसे पीएफ है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसमें बस इतना याद रखना कि ये भी एरिकोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट ही है, और इसका सोर्स क्या है, मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, एंडोथेलियन, यही इंपॉर्टेंट है। इधर वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पढ़ देना, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का मेजर काम होता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। अब ये साइटोकाइन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है, तो बहुत बड़ा है तो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें टाइम देके हर एक चीज को पढ़ना नहीं है, तो मास्टरी साइटोकाइन्स में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। साइटोकाइन्स तो एक किसी भी सेल से रिलीज हो सकता है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट साइटोकाइन्स है मैक्रोफेजेस से और लिम्फोसाइट से, कैसे, जो एक्टिवेट हो चुके होते हैं उनसे होता है रिलीज, ठीक है। तो मैक्रोफेज वालों को पहले हम बोलते थे मोनोकाइन्स, लिम्फोसाइट वालों को लिम्फोकाइन्स, लेकिन एक मोटा मोटा नाम है, ब्रॉड टर्म हो गया साइटोकाइन्स। देखो मास्टर साइटोकाइन कौन है, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये दो एकदम इंपॉर्टेंट है।
तो एक्टिवेट होना होगा मैक्रोफेज को या लिम्फोसाइट को। कैसे एक्टिवेट होगा? बाय बैक्टीरिया, बाय एंटीजन एंटीबॉडी, एनी टॉक्सिन्स, एनी इंजरी, कोई दूसरे साइटोकाइंस। जब ये एक्टिवेट कर देंगे मैक्रोफेज को, तब इंटरल्यूकिन या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होगा। ठीक है, और इसका काम एक्यूट फेज में भी है, एंडोथेलियल इफेक्ट भी है, फाइब्रोब्लास्ट इफेक्ट भी है, और ल्यूकोसाइट इफेक्ट है। ठीक है, एटलीस्ट ये सब भूल जाओ, ये याद रखना कि मास्टर साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसका सोर्स एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। कुछ और भी है, जैसे इंटरल्यूकिन 5 वो एसिनोफिल्स को रिक्रूट करता है, इंटरल्यूकिन 6 है बी एंड टी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 8 है जो न्यूट्रोफिल्स के लिए जरूरी है। ग्रोथ फैक्टर जो एक इंपॉर्टेंट है, पीडीजीएफ जिसको बोलते हैं प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, या टीजीएफ बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो ये सब कीमोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है। कीमोकाइनेटिक मतलब कॉल करना, टिश्यू को कॉल करना। क्यों इसका इंपॉर्टेंट क्या है? रीजनरेशन एंड रिपेयर में ग्रोथ फैक्टर का मेजर रोल है, रीजनरेशन एंड रिपेयर में। जहाँ इंजरी हुआ, जहाँ डैमेज हुआ, उसको रिपेयर रीजनरेशन के लिए ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। फिर एक नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज होता है ना, फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड बनने लगता है। कैसे बनने लगता है? आर्जिनिन से बनता है। आर्जिनिन में जब NADPH का इफेक्ट होगा, प्लस जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, जो हाइड्रोक्सिल आयन है, सुपरऑक्साइड है, वो सब मर्ज हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, और आर्जिनिन अंडर द इफेक्ट ऑफ NADPH कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत रोल है। अगर बहुत ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगेगा तो शॉक से डेथ भी हो जाएगी ड्यू टू प्रोमिनेंट वेजोडाइलेटेशन एंड शॉक। बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन हो जाए। इसीलिए नाइट्रिक एसिड को NO जो डिनोट कर रहे हैं उसको बोलते भी से नो टू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड नहीं बनना चाहिए, से नो टू नाइट्रिक एसिड। तो एक ऐसा मतलब जुमला सा है कि ज्यादा नाइट्रिक को ही नो पढ़िए, नाइट्रिक ऑक्साइड को नो पढ़िए कि मैंने होना ही नहीं चाहिए, खतरनाक है। ठीक है, कम अपनी लिमिट में हो तो मैक्रोफेज को मदद करता है बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी बढ़ाने में, बैक्टीरिया को किल करने में, होस्ट डिफेंस सिस्टम में उसका रोल है। अब ये लाइसोसोमल कंस्टिट्यूएंट्स है, इसमें ये थोड़ा सा लाइसोसोम्स में, इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो, लाइसोसोम्स में दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के ग्रैन्यूल्स हैं, एकदम इसको एकदम याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल्स हो या मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेज हो, उसके अंदर में जितने फेगोसिटिक सेल्स उसके अंदर में दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं स्मॉलर या स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्मॉलर, स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स। ये दूसरा लार्ज एजेरोफिल या प्राइमरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। एकदम याद रखिएगा, इसे एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। मैंने कहा कि फेगोसिटिक सेल्स के अंदर दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक को बोलते हैं स्मॉलर या स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स, एक को बोलते हैं लार्ज ग्रैन्यूल्स या एजेरोफिल ग्रैन्यूल्स और प्राइमरी ग्रैन्यूल्स। अब इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक वाले का एग्जांपल में